Hello students, welcome to our new class, our BSc third semester physics, first unit heat and thermodynamics, law of thermodynamics हम स्टडी कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमारा नया क्लास कारणों के प्रमेय पे आधारित है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है क्योंकि ये प्रमेय है और जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ्स में जो थ्योरम आप पढ़ते होंगे कभी, थ्योरम से आप ज़रूर एनालिसिस या डिफरेंशिएशन के किसी न किसी थ्योरम पे आप कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन पे आए होंगे। तो थ्योरम कुछ होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स हम मान के चलते हैं और सिचुएशनल उसको आगे जाके हम उस निर्णय के उलट निर्णय प्राप्त करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम जो मान के चले थे वो एक कंट्राडिक्टरी है, इसलिए जो हमने एज्यूम किया है वो नेचर में सही नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट है उसके बेस पे ये काम करेगा ऐसे करके। तो सबसे पहले कारणों के थ्योरम को स्टडी करने के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानकारी अब पता होनी चाहिए क्योंकि अब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे डिपेंड करता है। तो पहले हम स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे और देन अपन आगे चल के कारणों के साइकिल से जो कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड पे बिल्टअप किया है उसको लेते हुए हम लोग कारणों के प्रमेय को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को अच्छे से पता है, अभी तक उसी को आधार बना के हम लोग ये सारी स्टडी कर रहे थे। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखूं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सम अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। ठीक, सो अब यहाँ पे आइए कि इसके क्या लिमिटेशन थे। उष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है जो कि ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित था कि भाई ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना उसको नष्ट कर सकते हैं, एक स्वरूप बदलता है किन किन फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के चेंज में और डूइंग वर्क के अकॉर्डिंग, है ना। तो लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। जब डीप स्टडी हीट को इस फॉर्म में स्टडी किया गया तो क्या सीमा है उसको समझिए। इस नियम ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि कितनी उष्मा, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट आर कन्वर्टेड टू वर्क, कार्य में परिवर्तित होता है कितनी उष्मा। मान लीजिए 100 जूल आप दे रहे हैं तो 100 जूल को वो दिखा रहा है कि हाँ भाई 100 जूल आप दे रहे हो, तो बोल रहा है कि 100 जूल का एक पार्ट इंटरनल एनर्जी के लिए लग रहा है और एक पार्ट जो है वर्क कर रहा है, लेकिन अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाता। ठीक, तो ये और वो कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम एक रिवर्स प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले जब अपन कार्नोट साइकिल पढ़े हैं उसमें हमें पता है कि हम एक रिवर्सिबल इंजन है वो, और जिन दो प्रक्रियाओं से मशीन को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं दो प्रक्रियाओं के जस्ट उलट कंप्रेशन करके उसको फिर उसकी मूल स्थिति में लाते हैं। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं, कैसी आइडियल कंडीशन होनी चाहिए जिसमें इसको परफेक्टली फॉलो कर सकें, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता नहीं चलता। इट मीन्स टेम्परेचर का मोशन एग्जैक्ट डायरेक्शन में हमें ये नहीं बताता। तो ये लिमिटेशन है, मेन लिमिटेशन, कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ हीट हुआ वो नहीं बताता और क्या सिचुएशंस रहते हैं हमारे रिवर्स प्रोसेस के लिए वो नहीं बताता। ठीक, तो फिर दो साइंटिस्ट आए, केल्विन और प्लांक, उसके दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बना है। हमें चूंकि मेन हमारे स्टेटमेंट से मतलब है, इसलिए केल्विन और प्लांक ने मिला के क्या रिजल्ट दिया था वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ठीक, तो क्या बोलता है ये कि किसी भी मशीन या इंजन, इसका निर्माण असंभव है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में किसी स्रोत से ऊष्मा को लेके कार्यकारी निकाय में कुछ परिवर्तन किए बिना उससे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे। मतलब टोटल, जैसे हम लोग देख रहे थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और किसी भी कार्यकारी निकाय या गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पे निर्भर करती है। तो du बराबर हमको जीरो मिल जाता है, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है कि dq इज इक्वल टू dw। तो ये बोल रहा है कि dq टोटल उष्मा आप टोटल कार्य में बदल सकते हो। ठीक, दूसरा ये चीज हुआ। तो और एक एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि dq इज इक्वल टू 0 होता है, हीट का आदान प्रदान नहीं होता। तो किया गया कार्य जो है कंप्लीटली उसके इंटरनल एनर्जी के पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में
प्रदर्शित होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ऐसा नहीं होता है। ये वाला प्रोसेस आपका ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है कि पूरा पूरा हीट को आप बिना किसी टाइप के परिवर्तन किए, या क्या लिखा है देखिए, कार्यकारी पदार्थ में कुछ परिवर्तन किए बिना। ठीक, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो आप पेट्रोल जिस अमाउंट में ले रहे हैं और उसका कैलकुलेशन करके रखे हैं कि वो इतना जूल हीट प्रोड्यूस करेगा और उस अनुपात में उतने जूल हीट से उतना मैकेनिकल एनर्जी अगर आप परिवर्तित कर पा रहे हैं, तो क्या पूरा हो रहा है? नहीं, वो पदार्थ भी अपने रूप में परिवर्तित हो जाता है, इंजन में जाके उसका बर्न होता है, बर्निंग होने के बाद साइलेंसर से ब्लैक या धुएं के रूप में उसका जो एक्सेस फॉर्म है, चूंकि कार्यकारी पदार्थ ने अपना रूप बदल लिया और उसको रिलीज किया जाता है। तो कुछ मात्रा, जो भी अमाउंट है, वो उसी रूप में सेम टू सेम हूबहू नहीं बनी रहती, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उष्मागतिकी का दिया द्वितीय नियम कि किसी भी इस टाइप के मशीन का निर्माण असंभव है जो किसी साइक्लिक प्रोसेस में किसी स्रोत से कुछ उष्मा लेकर कार्यकारी निकाय में कुछ भी परिवर्तन किए बिना उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड द अनदर स्टेटमेंट ये क्या बोलता है कि उष्मा जो है स्वतः ही निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती। हम लोग स्टार्टिंग में टेम्परेचर का डिफिनेशन देखे थे, तो टेम्परेचर क्या बोलता है कि वो हाई हीट वाले एरिया से लो वाले हीट के एरिया हो जाता है जब तक इक्विवेलेंसी प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके वन डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस का है, साइक्लिक प्रोसेस का, और ये वाला आपका सेकंड स्टेटमेंट रिवर्स डायरेक्शन का है, या फिर कहें कि रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट का है। भाई आप जानते हैं कि एक स्रोत होता है और एक सिंक होता है। स्रोत का तापमान T1 होता है, सिंक का तापमान T2 होता है, और हमेशा हम जानते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सीधे तरीके से अगर आप चले, मतलब स्रोत से उष्मा लीजिए, ठीक, और काम करिए, और बची हुई जो भी उष्मा है उसको सिंक को दे दीजिए, ये कंसेप्ट है। तो ये उच्च ताप के एरिया से निम्न ताप की ओर मोशन है, आइडियल कंडीशन। रेफ्रिजरेटर इसके जस्ट उल्टा काम करता है, वो सिंक से, जिसको सिंक माना जाता है, निम्न ताप की वस्तु से वो उष्मा संग्रहित करेगा और कुछ कार्य करके उच्च ताप के वस्तु को उस उष्मा को देगा। तो ये कहता है इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कि भाई निम्न ताप से, जो वस्तु निम्न ताप पर रखी हुई है, वहां से उच्च ताप की ओर, ठीक, उष्मा ताप की वस्तु से उच्च ताप की ओर वस्तु की उष्मा जो है खुद प्रवाहित नहीं होगी, अपने से प्रवाहित नहीं होगी, उसके लिए आपको वर्क या एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर के केस में वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो आप प्रवाह दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल ऊर्जा उस सिस्टम को प्रोवाइड करती है, ताकि ताप जो है निम्न ताप से उष्मा जो है उच्च ताप की ओर मूव करे। स्वयं ही ये पॉसिबल नहीं है, तो एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम उसमें कंप्रेसर के पंप में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये दो स्टेटमेंट दोनों ही टाइप के साइकिल के लिए, एक सीधे तरीके से अगर आप साइक्लिक प्रोसेस चलेंगे, और रिवर्स डायरेक्शन के लिए, ये दो स्टेटमेंट आपके उष्मागति के द्वितीय नियम, या फिर इसी को केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट कहते हैं, उससे मिलता है। तो ये आपको याद रख के चलना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कारणों के प्रमेय में। कार्नो साइकिल आपने स्टडी किया है, उस पे ही रिजल्ट एक कार्नो ने थ्योरम दिया, दो स्टेटमेंट दिए उसने, इसी तरीके से यही एक तरह से बन सकता है, और फिर उसके प्रूफ को आपको अंडरस्टैंड करना है। थियोरेटिकल पोर्शन है, नॉट मच नेसेसरी मैथमेटिकल इक्वेशंस, बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसमें। आपके माइंड में उस चीज़ को विजुअलाइज आप करेंगे, तब जाके इसको हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कार्नो के थ्योरम को। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए कि हमने पढ़ा कि उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हमें दो रिजल्ट मिले हैं, दो परिणाम मिले हैं। इन निष्कर्षों को एक साथ हम जब लिखते हैं तो वही कारणों का प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो क्या कि पहला भाग इस कथन, इस प्रमेय का पहला भाग क्या कहता है कि दो समान तापमानों के बीच कार्य करने वाले पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन की तुलना में कोई भी इंजन अधिक कुशल नहीं हो सकता। इट मीन्स हाईएस्ट परफॉर्मिंग इंजन इज रिवर्सिबल इंजन। वो रिवर्सिबल इंजन होना चाहिए पूरी तरीके से। एक रिवर्सिबल इंजन ही एक ऐसा इंजन है जो सबसे अधिक कुशल या दक्ष है किन्हीं दो तापों के मध्य काम करने वाले। ठीक, और दूसरा, समान दो तापमानों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता एक समान होती है, चाहे आप किसी भी टाइप के
फ्यूल का यूज़ वहाँ पे कर लें। यदि इक्वल सिचुएशन में अगर आप कोई भी ऐसा इंजन लें जो कि अपने आप में क्या हो, उत्क्रमणीय हो, तो उन सब की दक्षताएं एक जैसी होती हैं। ठीक, यहाँ पे कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये दिमाग में आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बाकी उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब इस प्रमेय को, इन दोनों स्टेटमेंट को हमको अपने अंडरस्टैंडिंग से, कंसेप्ट से जस्टिफाई करके देखना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो सेटअप कुछ इस तरह से देख लीजिए। सेटअप कुछ इस तरीके से है कि ये स्रोत है जिसका तापमान T1 है, ये सिंक है जिसका तापमान T2 है। ऑब्वियस है T1 ग्रेटर देन है T2 से। यहाँ पे हम लोगों ने दो इंजन लिए हैं इस सिस्टम के बीच में। एक है हमारा इररिवर्सिबल इंजन जिसको I से डिनोट कर रहे हैं, जो कि विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता, और एक है हमारा रिवर्सिबल इंजन जिसको वापस रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी चलाया जा सकता है, मतलब रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में भी उपयोग लिया जा सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो आर रिवर्सिबल इंजन है वो स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, कुछ काम करता है और बचे हुए ऊष्मा Q2 को सिंक को दे देता है। सिमिलरली आपका इररिवर्सिबल जो इंजन है वो स्रोत से Q1 डैश ऊष्मा लेता है, कुछ वर्क W, समान कार्य करने वाले ना, समान वर्क करने वाले लिए हम लोग, और Q2 डैश ऊष्मा जिसका मान Q1 डैश माइनस W है वो सिंक को दे देता है। R रिवर्सिबल है, I आपका इररिवर्सिबल है। देखिए, प्रमेय के प्रथम भाग को सिद्ध करने के लिए चित्रानुसार माना दो इंजन हमने लिए हैं R और I, दोनों ताप T1 और T2, जहाँ पे सिचुएशन है T1 ग्रेटर देन T2 आइडियल कंडीशन के मध्य काम कर रहे हैं। कार्यकारी पदार्थ इस प्रकार से लिए जाते हैं कि दोनों इंजनों से हमें एक समान कार्य प्राप्त हो, एक समान कार्य, इक्वल वर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए, अब ये आप ये हाइपोथेसिस लेके चलेंगे यहाँ पे कि हम यह मान के चलते हैं कि दो इंजन हम जो लिए हैं, एक आपका इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल है, तो ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा इररिवर्सिबल इंजन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा दक्ष है किससे, रिवर्सिबल इंजन से। ठीक, ये मान के चले हैं, अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि Q1 डैश माइनस Q2 डैश ये उसका है जी, I का, इररिवर्सिबल का। देखिए इसके बीच का वर्क कितना होगा, तो Q1 डैश माइनस Q1, दोनों के बीच का डिफरेंस उष्मा का वही वर्क के रूप में रहेगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। देखिए Q1 डैश माइनस Q1 जो डिफरेंस वो जो निकल के आता है वो, ठीक है, कितना हीट दिया कितना, ये यहाँ से आ रहा है। देखिए Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन कितना हीट वो ऑब्जॉर्ब किया था, यही वर्क दक्षता की परिभाषा है। ग्रेटर देन है, इररिवर्सिबल का जो किया गया जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन का साइन किससे, रिवर्सिबल से। तो ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, Q1 माइनस Q2 का डिफरेंस इसके लिए वर्क है। और चूंकि समान कार्य करके दे, ऐसा हम लोगों ने सिचुएशन लिया है कि दोनों क्या करें, समान कार्य करें, तो दोनों W हो गया। मैथमेटिकली इसको सेट करेंगे तो देखिए W से W कैंसल आउट। अब ये 1 अपॉन Q1 डैश आएगा और 1 अपॉन Q1 आएगा। 1 अपॉन Q1 डैश और 1 अपॉन Q1 को आप पलटोगे, ठीक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब हम रिवर्स करते हैं, पलटते हैं, तो जब बराबर का साइन लगा रहता है ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि अब आप इस एक्सप्रेशन को पलटोगे तो ये जो ग्रेटर देन का साइन जिस तरफ है वो उसके जस्ट उल्टा होगा भाई, वो भी पलटेगा। तो देखिए जब इस एक्सप्रेशन को आप पलटेंगे तो क्या बनेगा जी, Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब बराबर का चिन्ह होता है तो आप सिंपली इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पलट लेते हो, W इज कैंसल आउट, बोथ ऑफ साइड यू हैव 1 अपॉन Q1 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1, then reverse the expression, then you get this kind of equation. तो this is the equation number 2. ठीक, अब हम लोग ये जानते हैं एक सिचुएशन, ये कहाँ से मिला, ये इक्वेशन नंबर 2 दक्षता से। फिर एक हम लोग जानते हैं कि दोनों ही इंजन समान कार्य करते हैं, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, मतलब W इज इक्वल टू W। तो पहले के लिए W क्या था, Q1 डैश माइनस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक, अब इसको थोड़ा सेट करूं, Q1 Q2 को एक तरफ रखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, Q2 माइनस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। अब समीकरण 2 से हमें यह पता है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश, तो अगर यहां पर Q1 के जगह मैं Q1 डैश रखूं ताकि ये दोनों टर्म यहाँ पे कटे, तो ये बराबर का चिन्ह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा। जब कोई चीज इक्वल टू के साइन में रहती है तो इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आके रखा जाता है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से
Q1 के जगह रखेंगे Q1 डेज, तो दोनों पक्षों से ये कट जाएगा, ये दोनों तरफ ये दोनों टर्म, और ये साइन क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर देन का हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, Q2 माइनस Q2 डेज इज ग्रेटर देन 0, और फाइनली Q2 इज ग्रेटर देन Q2 डेज, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डेज। क्या बोल रहा है देखिए, अब चित्र में समझिए, Q1 है क्या चीज, रिवर्सिबल इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा, और Q1 डेज क्या है, इरिवर्सिबल इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा। तो पहला रिजल्ट ये निकल के आ रहा है आपका यहाँ पर कि जो Q1 है वो ग्रेटर देन है Q1 डेज से, मतलब रिवर्सिबल इंजन ज्यादा ऊष्मा ले रहा है, ज्यादा ऊष्मा ले रहा है। दूसरा रिजल्ट क्या निकाल के लेके आए हो, Q2 इज ग्रेटर देन Q2 डेज, मतलब रिवर्सिबल इंजन सिंक को जितनी ऊष्मा दे रहा है एज कंपेयर टू वो इरिवर्सिबल इंजन सिंक को जितनी ऊष्मा दे रहा है उससे ज्यादा दे रहा है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, कहने का मतलब एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, रिवर्सिबल कर रहा है। और हम मान के क्या चले थे हमारे स्टेटमेंट में कि चलो भाई हम मान के चलते हैं कि हमारा इरिवर्सिबल इंजन जो है ज्यादा काम करेगा, वो ज्यादा दक्ष है, ज्यादा एफिशिएंट है, ये मान के चले। बट दिस कैलकुलेशन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 हमें ये बता रहे हैं कि हमारा रिवर्सिबल इंजन इसके ज्यादा एफिशिएंट काम कर रहा है, वो ज्यादा ऊष्मा ले भी रहा है और ज्यादा ऊष्मा सिंक को दे भी रहा है। सो वन जस्टिफिकेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ओके, चलिए और आगे इसमें जस्टिफिकेशन करना है आपको थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन हम मानते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो इंजन आई और आर को एक बेल्ट से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक। वो डायग्राम में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का लाइट ब्लू कलर का एक राउंड बेल्ट लगा है, मान लीजिए हमने इन दोनों सिस्टम को ऐसे जोड़ दिया इस तरह से। अब ये दोनों इंजन मिलके एक निकाय बन गए, जिसमें से आई इरिवर्सिबल है और आर रिवर्सिबल है, मतलब आर रिवर्स डायरेक्शन में काम कर सकता है। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या होता है कि ताप, ठीक, लो वाले टेम्परेचर से हाई पे तब जाएगी जब उसको कोई पुश करने वाला एनर्जी या वर्क रहेगा एक्सटर्नल, ठीक। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी ये काम करता है। यहाँ पे हम सिचुएशन ऐसा सेट करते हैं कि अगर इसको एक निकाय बना रहे हैं, एक इंजन युग्मित या कपल्ड इंजन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये और आर जो है रिवर्स मोड में काम करता है, मतलब सिंक से ऊष्मा लेकर वर्क करके स्रोत को ऊष्मा देगा, तो बीच का पुश करने वाला एनर्जी कहाँ से आएगा, तो इंजन आई जितना काम करता है, इंजन आई के द्वारा किए गए वर्क को हम इसके लिए पुश करने के लिए यूज करते हैं, एक कपल्ड मशीन के लिए, ठीक, ताकि वो रिवर्स प्रोसेस में काम करे। चलिए आइए क्या लिखे हैं उसको देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शांत दिमाग से जब आप समझेंगे तभी आप कार्नो थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे। 10 में से 8 बच्चे इसको नहीं लिख के आते हैं, उनको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, और ये कंसेप्ट पुअर होने की वजह से वो आगे चल के अपने हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आजीवन छोड़ते रहते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इसको आपको धैर्य से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर क्या लिए सिचुएशन, अब माना कि इंजन आई और आर एक बेल्ट से जोड़ दिया जाता है, जिसमें इंजन आर विपरीत दिशा में काम करता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर की तरह, और आपका जिसके लिए आवश्यक कार्य, उसको पुश करने के लिए आवश्यक कार्य हम किसके कार्य को ले रहे हैं, इंजन आई के द्वारा प्राप्त कार्य को ले रहे हैं पुश करने के लिए। अब इस कंडीशन पे बात करते हैं। इस प्रकार एक युग्मित इंजन के लिए इंजन आर जो है निम्न ताप T2 पर सिंक से ऊष्मा लेगा कितना, Q1 माइनस W। डायग्राम को देखते हैं, चलिए देखिए भाई, रिवर्स पोजीशन में ये इंजन आर सिंक से कितनी ऊष्मा लेगा, Q2 लेगा। Q2 है कितना जी, Q1 माइनस W, इतनी ऊष्मा लेता है। इसको पुश करने के लिए W कार्य इस पर होगा, ठीक। यहां पर Q1 ऊष्मा लेता है तथा इंजन आई से प्राप्त कार्य W इस पर किया जाता है, तथा उच्च ताप T1 पर ऊष्मा Q1 स्रोत को दे देता है। अब देखिए W कार्य करेगा तो कट पिट के क्या बचेगा, मैथमेटिकली भी देखेंगे, इतना हीट ये लिया, इतना वर्क ये आई जो किया था उसको इस पे पुश किए ताकि इसको पुश आउट करेगा, तो बचा कितना, Q1 ऊष्मा, और Q1 ऊष्मा को उसने स्रोत को दे दिया, तो रिवर्सिबल ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब स्रोत Q1 जितना ऊष्मा यहाँ पे लिया है R से, उसके कंसेप्ट में आगे रिजल्ट देखते हैं, Q1 को दे देता है, यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार स्रोत क्या करता है, इंजन आई को
अब Q1 डैश ऊष्मा देता है एवं इंजन R से Q1 ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक, यही दो चीज हो रहा है। स्रोत का काम क्या हो रहा है, देखिए, एक तो रिवर्सिबल इंजन Q2 से इतने अमाउंट में, सिंक से इसने Q1 माइनस डब्ल्यू लिया, डब्ल्यू वर्क I का इसने यूज किया पुश करने के लिए, और Q1 उष्मा को स्रोत को दे दिया। तो स्रोत जो है R से Q1 उष्मा लेता है और I को Q1 डैश उष्मा देता है, ये दे रहा है यहाँ पर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, आखिर स्रोत कितनी उष्मा का यूज कर रहा है इस कपल्ड इंजन के लिए, तो वो देखेंगे आगे। मतलब स्रोत द्वारा प्राप्त कुल उष्मा कितनी होगी जी, Q1 वो लेता है, किससे लेता है, रिवर्सिबल इंजन से, और Q1 डैश इरिवर्सिबल इंजन को दे देता है। तो Q1 माइनस Q डैश कौन से ताप पर, स्रोत के ताप पर, तो एट टेम्परेचर T1 Q1 माइनस Q1 डैश एनर्जी स्रोत के पास होती है। ठीक, उसने इतना एनर्जी लिया, आर ने दिया, जितना बचा वो उसके पास रहेगा। ठीक, अब सिंक जो है इंजन आई से Q1 डैश माइनस डब्ल्यू उष्मा प्राप्त करता है। फिर से डायग्राम पे चलते हैं, देखिए यहां पर, ये देखिए सिंक हमारा जो T2 है वो यहां पर से इंजन आई से कितना उष्मा प्राप्त कर रहा है, Q1 डैश माइनस डब्ल्यू, Q2 बोल लीजिए, Q2 डैश या फिर Q1 डैश माइनस डब्ल्यू ये प्राप्त करता है सिंक जो है आई से, तथा R को Q1 माइनस डब्ल्यू उष्मा देता है। हम एक बार स्रोत क्या कर रहा है वो देख रहे हैं और एक बार सिंक। तो सिंक क्या कर रहा है, आई से इतना उष्मा लेता है, ये देखिए Q1 डैश माइनस डब्ल्यू, और स्रोत को कितना देता है जी, Q1 माइनस डब्ल्यू, ये देखिए Q1 माइनस डब्ल्यू वो देता है। ठीक, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉलो कर रहा है इसलिए ये ले गया हीट, तो इतना लिया इतना दिया, तो इन दोनों के बीच भी आखिर सिंक के पास कितना उष्मा है एट टेम्परेचर T2 पे, वो आप निकालिए जरा, देखिए जरा। तो जब आपने कैलकुलेट किया भाई कि सिंक के द्वारा दी गई उष्मा Q1 माइनस डब्ल्यू माइनस Q1 डैश माइनस डब्ल्यू, ठीक, दोनों स्टेप वहां पे डायग्राम में आपके पास लिखे हुए हैं, Q1 माइनस डब्ल्यू, क्योंकि इतना दिया और कितना लिया उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये आपको मिला। तो फाइनली क्या मिला, Q1 माइनस Q1 डैश एट T2, T2 पर भी Q1 माइनस Q1 डैश मिला, और T1 टेम्परेचर पर भी कितना मिला था, Q1 माइनस Q1 डैश। मतलब जितना हीट स्रोत जो है T1 पर प्राप्त कर रहा था उतना बराबर हीट जो है सिंक को दे रहा है T2 पे, ये देखिए ये भी Q1 माइनस Q1 डैश हो रहा है, जो कि केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट का जस्ट रिवर्स वाला बात है। ठीक, क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार आपका युग्मित या जो कपल्ड इंजन है प्रत्येक चक्र में T2 से सिंक से Q1 माइनस Q1 डैश उष्मा प्राप्त कर रहा है और उच्च ताप T1 पर Q1 माइनस Q1 डैश उष्मा दे रहा है, जबकि इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। मतलब टोटल एनर्जी टोटल ट्रांसफर हो जा रही है। ये क्या है जी, स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई ऐसा कोई मशीन बनाना संभव नहीं है जो पूर्ण रूप से उष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। और यहाँ पे सिचुएशन हमें मैथमेटिकली क्या मिल रहा है कि स्रोत जितना उष्मा दे रहा है सिंक उतना ही ले रहा है, या वाइस वर्सा, दोनों ही सिचुएशन में अमाउंट सेम है Q1 माइनस Q1 डैश, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ये केवल एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस निकल के आ रहा है। तो फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि उक्त निष्कर्ष जो है उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। और इस प्रकार मानी गई जो अवधारणा जो हम मान के चले थे कि इंजन आई जो है इंजन आर से अधिक दक्ष है, वो क्या है, गलत है। ठीक, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इस प्रकार किन्हीं भी दो तापों के मध्य कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता उन दोनों तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात कार्नो इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। और कार्नो इंजन अपने आप में कैसा इंजन है जी, रिवर्सिबल इंजन है। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट उस थ्योरम का प्रूफ है यहां तक। ठीक है, सेकेंड पोर्शन क्या बोलता है, देखिए कि समान दो तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता एक समान होती है, चाहे क्रियाशील पदार्थ आप कुछ भी लीजिए।
तो इसके लिए इस सिचुएशन को फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चलिए भाई यहाँ पे बात हो रही है कि समान विभिन्न सिचुएशन पे तापमानों पे काम करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता। तो हम अब उत्क्रमणीय इंजनों की बात कर रहे हैं तो आई को रिमूव करते हैं और इसके जगह एक और रिवर्सिबल इंजन लगा देते हैं, 2 रिवर्सिबल इंजन लगा देते हैं। ठीक, तो 2 रिवर्सिबल इंजन लगा देते हैं और उसमें पहला सिचुएशन ये मान के चलते हैं कि दोनों उस तरीके से काम करेंगे और मैथमेटिकली जब इसको आप जाएंगे तो फिर से वही कंट्राडिक्शन मिलेगा कि जितना हीट वो ले रहा है उतना ही हीट वो डिलीवर कर रहा है, जो कि फिर पॉसिबल नहीं रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, एक और सिचुएशन इसमें मानते हैं हम लोग कि चलिए मान लेते हैं कि एक रिवर्सिबल इंजन जो आर इसमें लगाए हैं वो एक ही दिशा में काम करता है और जो दूसरा रिवर्सिबल इंजन है वो दोनों दिशा में काम करता है। तो फिर कुल मिला के यही सिचुएशन मिल के आ जाएगा आपको आई और आर बारा, और फिर वही मतलब होगा कि जितना हीट स्रोत से आप ले रहे हो उतना ही सिंक को दे रहे हो, जो कि फिर से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट रहेगा। और फिर आप यही जस्टिफिकेशन देंगे कि दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि दो विभिन्न तापों के मध्य चाहे कितने भी संख्या में उत्क्रमणीय इंजनों को लगा लें अपन, उन सब की दक्षताएं एक समान होगी, कोई कम या ज्यादा नहीं होगी। ठीक, तो उसको थियोरेटिकली एक पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे, उसको सेकंड पार्ट के प्रूफ के लिए उसको देखिए जरा। यहाँ पर यहाँ तक ये वाला तो हमारा क्लियर हुआ। ये देखिए सेकंड पार्ट के लिए इसके हेतु हम क्या करते हैं कि इंजन आई की जगह एक उत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय इंजन आर डेस ले लेते हैं। अब 2 उत्क्रमणीय इंजन हो गया, आर हो गया और आर डेस। अब हम ये मान लिए हैं भाई कि जो आर हमारा अच्छा वाला फ्यूल भरा है, उसमें अच्छे कार्यकारी पदार्थ के कारण आर डेस से अधिक दक्ष है, बोल रहे हैं हम लोग आर ज्यादा दक्ष है आर डेस से। ठीक, तो फिर से वो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का जो सिचुएशन आया था आपका, वही सिचुएशन आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैथमेटिकली, और फिर आप रिवर्स पाएंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 कुछ मैथमेटिकली करेंगे यही आएगा, करना नहीं है आपको ना। ठीक, देखिए तो मान के चलेंगे कि कार्यकारी पदार्थ के कारण इंजन आर अधिक दक्ष है, साथ ही दोनों इंजन आर और आर डेस को अगर हम कपल्ड करते हैं और ये मानते हैं कि इंजन आर आर डेस से अधिक दक्ष है, और फिर पुनः उसी निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन रहेगा। इस प्रकार किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं एक समान होंगी, चाहे कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति कुछ भी रहे। यही आपके इस प्रमेय का दूसरा भाग है। देखिए सोचेंगे तो बहुत कुछ लिख पाएंगे, लिखने का रहेगा इसमें ना, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में ऐसा ही लिखना है। यहाँ जो मैं लिखा हूँ कि इंजन आर अच्छे कार्यकारी पदार्थ के कारण अधिक दक्ष है, उसका जस्टिफिकेशन करके फिर वही चीज प्राप्त करना, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो यहाँ पर इस सिचुएशन पे यहाँ पर, तो उसको ऐसे जमा के आपको लिखना है। ठीक है, और इस चीज को काफी अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। कारणों का साइकिल सब बना लेते हैं क्योंकि वो मैथमेटिकली रहता है, लेकिन थ्योरम के जस्टिफिकेशन को देने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल आपको उसको डिफाइन करना है हाइपोथेसिस लेके, इसलिए दिक्कत होता है। तो इसको बड़े ही ध्यान से इसको समझिए कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं और ये कैसे अपने आप को जस्टिफाई करता है। और इसके साथ साथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने स्टडी किया, उसके स्टेटमेंट्स को आप ध्यान रखिए। कायदे से यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है कि दो समान तापों के बीच कार्य करने वाले कि ऐसा किसी भी मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो पूरी रूप से हीट को आपका कन्वर्ट कर दे एनर्जी के फॉर्म में। तो ये बोलता है कि कंप्लीट इफिशिएंट इंजन कौन होगा, तो एक उत्क्रमणीय इंजन ही होगा। ठीक, और दूसरा ये बोलता है कि कितने भी उत्क्रमणीय इंजन लगा लीजिए आप दो ताप स्रोतों के मध्य, उन सब की जो दक्षताएं हैं एक समान होगी। ठीक, और स्टेटमेंट वाइज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा कि भाई ऐसा किसी भी टाइप के मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो पूरी रूप से आपके हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये बोलता है कि ऊष्मा स्वयं ही निम्न ताप के क्षेत्र से उच्च ताप की ओर नहीं जा सकती, उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करके, पुश करके, एक्सटर्नल एजेंट वर्क लगा के उसको इस चीज को सफल बनाना होगा, जो कि रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। ठीक है, तो इतना डिस्कशन आपके कारणों के प्रमेय के लिए है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डेफिनेटली पूछे जाते ही हैं ये, है ना। और इसको तैयार करिए। अब इन कंसेप्ट्स के आधार पे अब हम लोग मूव करेंगे अपने एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट पे, जो कि एक और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है हमारे लिए।
तो नेक्स्ट क्लास में एंट्रोपी की अवधारणा को समझेंगे और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को जानेंगे। तो मोस्टली 2 क्लास और उसके बाद आपका ये फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर करके रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एंट्रोपी के टॉपिक के साथ हमारे नए क्लास में। ओके, थैंक यू।